बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत फर्स्ट पार्ट में हम सभी ने डिफरेंट वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए क्लासिफिकेशन और उनसे जुड़े हुए जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीजें थी और एमसीक्यू थे हमने उसको सॉल्व किया। पार्ट सेकंड में हमने किंगडम मोनेरा के अंतर्गत आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा से जुड़े हुए एमसीक्यू सॉल्व किए। पार्ट 3 में आज हम किंगडम मोनेरा को आगे बढ़ाएंगे और कंप्लीट बैक्टीरिया से जुड़े हुए जितने भी एमसीक्यू हैं सॉल्व करेंगे। हम बात करें किंगडम मोनेरा की, तो मैंने बताया था कि किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया है, जिसके अंतर्गत हमने प्रीवियस वीडियो में आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा के बारे में जाना। तो आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा ये तीनों बैक्टीरिया हैं। तो आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि जब ये सभी बैक्टीरिया हैं तो आज हम किस बैक्टीरिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसी टॉपिक को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर आपके सामने एक स्लाइड रखा हुआ है। तो देखिए ये हमारा पूरा किंगडम मोनेरा है, ठीक है। अब ये पूरा किंगडम मोनेरा है और किंगडम मोनेरा में आप ये देख सकते हैं जो स्टार की तरह बना है, ये है आर्कीबैक्टीरिया, ठीक है। और ये है हमारा साइनोबैक्टीरिया, ठीक। और ये हो गया हमारा माइकोप्लाज्मा। और यदि हम इन तीनों को छोड़ दें तो इनके अलावा भी बहुत सारे बैक्टीरिया बचते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि आर्कीबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया इन सभी बैक्टीरिया की संख्या कम है, परंतु इसके अलावा जो बैक्टीरिया बचते हैं इनकी संख्या बहुत अधिक है। तो आज के इस चैप्टर में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो इन सभी बैक्टीरिया से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि बैक्टीरिया से जुड़े हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है और उनसे जुड़े हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, जीवाणु शब्द किसने दिया था? हु कॉइन्ड द टर्म बैक्टीरिया? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, एरनबर्ग ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 73 है, जीवाणु की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया? तो बैक्टीरिया की खोज किए थे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 74 है, एक जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लीवेनहॉक। तो अभी आपने जो देखा बैक्टीरिया, वो भी एक लिविंग सेल था। तो इससे हम दो तरह के सवाल पूछते हैं। पहला तो बैक्टीरिया की खोज किसने की और दूसरा है लिविंग सेल की खोज किसने की। और दोनों ही क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा लीवेनहॉक। लेकिन यहाँ पर आप एक पॉइंट याद रखिएगा, यदि आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया कि कोशिका की खोज किसने की, तो जब कोशिका की खोज पूछेगा तो वहां पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की वो कोशिका मरी हुई थी, यानी कि डेड सेल थी। तो क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 75 है, जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन सबसे पहले किसने किया था? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, रॉबर्ट कोच ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 76 है, बैक्टीरिया और बीमारियों के बीच संबंध किसने स्थापित किया? तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर है ऑप्शन डी, रॉबर्ट कोच। तो रॉबर्ट कोच का कहना था कि जो मनुष्यों में बीमारियां होती है वो जीवाणुओं द्वारा होती है। तो ये तब की बात है जब किसी व्यक्ति को बीमारी हो जाती थी तो लोग कहते थे कि ये भगवान का श्राप है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 77 है, किसने कहा कि चपाइयों में एंथ्रेक्स रोग, मनुष्यों में तपेदिक और हैजा रोग जीवाणुओं के कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा रॉबर्ट कोच, यानी कि ऑप्शन डी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बीमारियों का जन्म सिद्धांत यानी कि जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज किसने दिया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, लुईस पास्चर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोधी सिद्धांत यानी कि एंटीसेप्टिक थ्योरी किसने दिया था? तो एंटीसेप्टिक क्या होता है? हम सभी जानते हैं कि चोट लगने पर या कहीं पे कट वगैरह लग जाती है तो हम दवाओं का प्रयोग करते हैं और वे दवाएं क्या होती है? एंटीसेप्टिक क्रीम होती है। तो प्रतिरोधी सिद्धांत यानी कि एंटीसेप्टिक जो सिद्धांत है उसे जोसेफ लिस्टर ने दिया था। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 80 है, कीड़वन का कारण जीवाणु है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो आपको बताना है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम कहा कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो फर्मेंटेशन यानी कि कीड़वन कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, लुईस पास्चर। तो फर्मेंटेशन होता क्या है, आइए मैं आपको समझा देता हूँ। तो फर्मेंटेशन का मतलब होता है कि कार्बनिक पदार्थ जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन इत्यादि का जीवाणुओं या ईस्ट द्वारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तोड़ना ही कीड़वन कहलाता है। यानी कि
जब जीवाणु या ईस्ट क्या करते हैं कि जो कार्बनिक पदार्थ है उन्हें बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में अल्कोहल या फिर एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, इन सभी पदार्थों में तोड़ते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। तो जैसे शराब बनाना है, ब्रेड बनाना है, या फिर दूध से दही बनाना है, सिरका बनाना है, इन सभी प्रक्रियाओं में फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन होता है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। तो सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? तो ऐसे जीव जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है, उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। और सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को हम कहते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी कि माइक्रोबायोलॉजी। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा। इसके अलावा आप याद रखिएगा कि जीवाणुओं के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी, विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है, यानी कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ल्यूवेनहॉक। क्वेश्चन नंबर 83 है जीवाणुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जीवाणुओं के अध्ययन को कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। अगला क्वेश्चन है जीवाणु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ल्यूवेनहॉक को। अगला क्वेश्चन है जीवाणुओं के संबंध में असत्य चुने, यानी कि आपको बैक्टीरिया से रिलेटेड जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उनको चुनना है। तो बैक्टीरिया एक कोष की है, ये सही है। प्रोकैरियोटिक है, ये भी सही है। पृथ्वी पर हर जगह पाए जाते हैं, ये भी सही है। प्रोटिस्टा जगत के सदस्य है, ये गलत है, क्योंकि जीवाणुओं को जगत मोनेरा में रखा गया। तो इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन बनता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। जनरा प्लेंटेरम पुस्तक किसने लिखी थी? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरा प्लेंटेरम जो पुस्तक थी उसे लिनियस ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है जीवाणु नहीं पाया जाता। आपके ऑप्शन है मिट्टी में, समुद्र की गहराई में, वायु में और आसुत जल में। तो आसुत जल में जीवाणु नहीं पाए जाते। आपके राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं बैक्टीरिया के प्रकार की। तो बैक्टीरिया को उनको कई आधार पर बांटा गया है, जैसे आकार के आधार पर, फ्लैजेला के आधार पर, पोषण के आधार पर। तो यदि हम बात करें इनको आकार के आधार पर यानी कि शेप के आधार पर, तो ये गोलाकार या अंडाकार या फिर हम जिसे कह सकते हैं स्फेरिकल राउंडेड, तो ऐसे बैक्टीरिया कहलाते हैं कोकाई। तो कॉकस जो है वो सिंगुलर वर्ड है और कोकाई प्लूरल वर्ड है। और यदि हम बात करें अगर यदि बैक्टीरिया का आकार बेलनाकार, डंडाकार या फिर छड़नुमा होता है, तो उस बैक्टीरिया को हम बोलते हैं बेसिलाई। बेसिलाई ये भी प्लूरल वर्ड है और बेसिलस सिंगुलर है। ठीक है। अगर बैक्टीरिया का आकार सर्पिलाकार, कुंडलित या चक्रों के आकार का होता है, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलते हैं स्पाइरिला। स्पाइरिला प्लूरल वर्ड है और स्पाइरुलम सिंगुलर वर्ड है। और यदि बैक्टीरिया का आकार जो है कॉमा के आकार का हो या फिर हम कह सकते हैं वन कर्व, ठीक है, वन कर्व के आकार का होता है, तो भी उसे हम बोलते हैं विब्रियो। तो विब्रियो भी प्लूरल वर्ड है और विब्रियम सिंगुलर वर्ड है। तो आप देख सकते हैं कि आकार पर बैक्टीरिया को इन भागों में बांटा गया है। तो आकार से भी जुड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि इनसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है गलत संबंध चुने। गोलाकार जीवाणु कॉकस, तो ये तो सही है। ठीक है। छड़ाकार जीवाणु बैसिलस, ये भी सही है। कामाकार जीवाणु विब्रियम, ये भी सही है। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन सही है। लास्ट है सर्पिलाकार जीवाणु जिसे लिखा हुआ है मोनोट्राइकस, तो ये गलत है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है छड़ाकार जीवाणु को कहा जाता है। तो अभी हमने देखा था कि जो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं उन्हें बोलते हैं बैसिलस। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। अब आइए देखते हैं कि बैक्टीरिया को फ्लैजेला के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो यदि जब बैक्टीरिया में फ्लैजेला न हो, यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं कि बैक्टीरिया पे फ्लैजेला नहीं है, तो जब बैक्टीरिया में फ्लैजेला नहीं होता तो उन्हें हम बोलते हैं एट्राइकस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें फ्लैजेला नहीं है, तो जब फ्लैजेला नहीं होगा तो उसे बोलेंगे हम एट्राइकस। ठीक है। तो अगर एक फ्लैजेला पाई जाती है तो उसे हम बोलते हैं मोनोट्राइकस। मोनो का मतलब होता है सिंगल। ठीक है। तो फ्लैजेला भी प्लूरल वर्ड है और इसका सिंगुलर होगा फ्लैजेलम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं केवल एक फ्लैजेला है, तो एक फ्लैजेला के लिए क्या यूज होगा? मोनो। ठीक है, इसलिए लिखा हुआ है मोनोट्राइकस। और यदि दो फ्लैजेला हो और दोनों सिरों पर है तो उसे हम बोलेंगे एम्फीट्राइकस। एम्फी का मतलब क्या होता है? बोथ। और यदि गुच्छों में ढेर सारे फ्लैजेला एक सिरे पर पाए जाए तो उसे हम बोलते हैं लोफोट्राइकस। और यदि बैक्टीरिया के चारों ओर फ्लैजेला पाए जाए तो उसे बोलते हैं हम पेरी
ट्राइकस। तो ये हुआ फ्लैजेला के आधार पर बैक्टीरिया के प्रकार। तो आइए देखते हैं कि फ्लैजेला से जुड़े हुए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है, बिना कशाभिका वाले जीवाणु को कहते हैं। बैक्टीरिया विदाउट फ्लैजेला आर नोन एज। तो अभी हमने देखा और कशाभिकी यानी कि एट्राइकस। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो जीवाणुओं की कोशिका किससे बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकॉन की। तो पेप्टाइडोग्लाइकॉन को ही म्यूरिन भी कहते हैं और पॉलीसेक्राइड और अमीनो अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, तो तीनों नाम एक ही है। ठीक, तो इसलिए जो हमारा जो राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन डी है इसमें से सभी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही।